बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत ही अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन इस दौरान मेरे ख्याल से जो एक मिसाल कायम हुई है दुनिया में, जब आप बात करते हैं पाकिस्तानी कौम की, जिसके बारे में बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक अजीम कौम है, वो मुत्तहिद है, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है, तो मेरे ख्याल से उसकी हमने एक मिसाल ज़रूर देखी है। इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मायूसी नहीं हुई, बल्कि उनको एक बार फिर से पुरज़म होने का मौका मिला है। और एक बार फिर मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे वो मुल्क से बाहर हों, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। असल मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। वो तमाम लोग जो मुल्क का दिफा करते हैं, उनको हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। ख़ास तौर पर जब हम ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की बात करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने एक बुज़दिल और कमज़ोर दुश्मन को ये बताया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हार कभी नहीं मानेगी, मेरे ख्याल से एक अजीम मिसाल कायम हुई है। आज हम सब मिलकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। आज आपसे मुलाकात ज़रूर हो रही है, बट नाउ इट्स बैक टू बिज़नेस। आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि तमाम तर दुश्मन जो पाकिस्तान के हैं वो हार चुके हैं और पाकिस्तान जीत चुका है। और इसी जीत का एक और मुजाहरा आप कुछ दिनों में देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है। कुछ जो हालात थे उनकी वजह से उसको मनसूख कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर दोबारा से आगाज़ होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। 17 तारीख से आप कुछ मैचेस जो ग्रुप के रह गए थे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देखेंगे। उसके बाद क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर्स और फाइनल का रुख जो है वो लाहौर में किया जाएगा और 25 तारीख को ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर पहुँचेगा। बहुत सारी टीम्स जो हैं वो अब अपने कॉम्बिनेशन जो हैं उन्हीं के साथ जाएंगी, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर होंगी, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बारे में, जिनके दरमियान ये पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 17 तारीख को खेला जाना है, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सबसे बड़ी जो खबर है वो आपको बतानी है। PSL की अगर आप बात करें तो स्केड्यूल तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा आप डिजिटल मीडिया पर भी PSL का पूरा स्केड्यूल देख सकते हैं। तो 17 से 25 तारीख तक अब ये टूर्नामेंट जो है ये चलेगा और बकाया मैचेस जो हैं वो बराह रास्त आप PTV स्पोर्ट्स HD पर मुलाहिजा फरमा सकेंगे। इसके अलावा आपसे बात करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने वाइट बॉल के नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। माइक हसन जो हैं ही विल टेक ओवर एज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल फॉर्मेट। आकिब जावेद जो है वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस चले गए हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी दी थी, जब हमारी आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी तो बताया था कि ज़राए कुछ यही बातें बता रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। एक और ख़बर ज़रूर है जिसका अभी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे ज़राए भी उसको कन्फर्म कर देंगे कि जो मेंटोर्स हैं उनको अब उनके ओहदों से हटाया जाएगा और उनको थैंक यू कह दिया जाएगा। उनकी शायद अब ज़रूरत आगे सिस्टम में नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था, मैं चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स उस पर आज तजिया ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी PCB के तहत शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स ने रजिस्टर किया है। खाली 1200 से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस पंजाब में हैं। इसके अलावा तकरीबन 300 बलूचिस्तान में हैं। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सिंध से भी, गिलगित से बहुत सारे स्कूल्स रजिस्टर हो रहे हैं। अब ये सवाल ज़रूर उठता है कि ये रजिस्टर तो हो जाएंगे, इनके लिए आप पाथवे क्या बनाएंगे? और मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अगर वो मेंटोर्स जो हैं उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप उनको इस कुछ मुख्तलिफ इलाकों में भेजकर एक कैंप लगा सकते हैं। आप एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं जहां वो आगे कोचेस को सिखाएं और वो कोचेस फिर वो जितने स्कूल्स रजिस्टर कर चुके हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। और ख़ास तौर पर इसमें मैं कहूँगा कि जो वुमेन क्रिकेट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बराबरी की हद तक नहीं, शायद उसको इससे 20-30% ज़्यादा फोकस में लेकर आएँ और ये इंश्योर करें कि वो जो इतने ज़्यादा बच्चे, 4000 से ज़्यादा लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है, उसमें ख़वातीन की तादाद कितनी है। ये बड़ा अहम एक मरला है, तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। और फिर नेशनल जो वुमेंस T20 कप हो रहा है उसके बारे में भी आपको आगाह करना है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक वेलकम ठाक। बैक। थैंक यू वेरी मच। कैसे रहे ये कुछ दिन आपके लिए? हम उदास हो गए थे स्पोर्ट्स 360 के लिए ज़रूर। ऑब्वियसली इंटेंस माहौल था और आई थिंक शुक्र है कि पीस प्रिवेल किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे अपने मुल्क के लिए, हमारे रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि पीस सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। और आई थिंक शुक्र है और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह इसमें हमारा परफॉर्मेंस भी रही, ख़ासतौर पे एयरफोर्स की। आई थिंक बड़ा मज़ा आया देख के
जिस तरीके से उन्होंने अपना आप शो किया, तो अब हम सारे सुकून से क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, क्रिकेट पर और मजीद मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हाँ पे। जी, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर भी फोकस करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? आपकी फेवरेट गेम की ज़ुबान में मैं 6-0 कह सकता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। 6-0 से स्टार्ट हम करें। जिस तरीके से चेयरमैन मोहसिन नकवी भी बड़ा एक पॉजिटिव आपको नजर आया। 6-0 इसलिए भी है, 6 टीमें और 0 कोई भी प्लेयर बैकआउट नहीं किया। अगर वो गए भी हैं तो अपनी मसरूफियात की वजह से किसी प्लेयर ने बैकआउट नहीं किया। लेकिन प्रोग्राम की बहुत याद आई, तड़प भी थी कि कब स्टार्ट होगा, लेकिन जो एक तड़प और एक जो मैं कहता हूँ खुशी थी जब पाकिस्तान ने 6-0 वाला मार्का दिया, वो ये है कि चाहे छोटे बच्चे की बात करूँ चाहे बुजुर्ग की बात करूँ, तो हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और पाकिस्तान जो जिंदाबाद का एक जो होता है ना कि एक जज्बा आपको नजर आता है, वो आपको वापस नजर बिल्कुल ऐसे ही। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे तज्जियाकार जनाब अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। वो 6-0 की आपने बात की, 6-0 बेसिकली टेनिस की सेट का स्कोर होता है। बिल्कुल और वो बहुत बुरी मार होती है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, हमारा जो दुश्मन है ना सिर्फ मतलब हमें वो गलत समझ गया, बल्कि खुद भी नालायक साबित हुआ। ऐसा नालायक साबित हुआ कि जिसको ये नहीं पता कि आजकल वारफेयर या वार का कॉन्सेप्ट बहुत ही डेवलप हो गया और पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं उससे शायद 4 कदम आगे की सोचती हैं, और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल। और मेरा ख्याल अब दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि इंडिया किधर खड़ा है और पाकिस्तान किधर खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। हमने अपने बुजुर्गों से ज़रूर सुना था जो कौम का जज्बा था जब माजी में इस कौम को ललकारा गया, लेकिन इस बार जो जज्बा हमने अपनी आंखों से देखा है मेरे ख्याल से क्या शानदार था। जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड किया अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर, मेरे ख्याल से क्या ही ज़बरदस्त मोड़ था। बट बैक टू बिजनेस नाउ, सबसे पहले PSL की बात ज़रूर करनी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बीच में एक डिसकंटिन्यू का पैच आया है, इट हैड टू बी बिकॉज ऑफ द रीजनल सिचुएशन, लेकिन अब दोबारा से जो आगाज़ होने जा रहा है 17 से 25, आप इसको कैसे मुलाहिजा फरमा रही हैं? और ख़ास तौर पर इसलिए कि जैसे अवैस ने कहा कि टीम्स उतनी ही पुरज़म है जितनी वो पहले थी। देखिए, बहुत ज़रूरी था PSL का कंप्लीट होना। ये हमारा ब्रांड है जिसको 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और विंडो अब आजकल के कैलेंडर में दोबारा से लेना प्लेयर्स के लिए बड़ी मुश्किल है। बीच में सुनने में आया कि हाँ जी सितंबर चला जाएगा या आगे चला जाएगा, नहीं हो सकता था। सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि अभी फ़ौरन के फ़ौरन आप उसको ख़त्म करते, क्योंकि आजकल इतने डाइवर्स क्रिकेट हो गई है, इतना ज़्यादा टूर्नामेंट्स हर जगह पर खेले जा रहे हैं कि दोबारा से प्लेयर्स को इस तरह इकट्ठा करना और टीम्स की फॉर्मेशन फिर पूरी चेंज हो जाना, तो वो मज़ा नहीं आता। इस सीज़न में जिन प्लेयर्स के साथ आपकी एक टीम की फॉर्मेशन बनी है, जो फैंस का एक एंगेजमेंट बनी है, तो उसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। और अच्छी चीज़ ये की कि प्रॉपर टाइम पर पॉज लिया गया ताकि प्लेयर्स की फैमिलीज़, प्लेयर्स की खुद की वेलबींग अफेक्ट ना हो। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिकेट ज़िंदगी का हिस्सा है, क्रिकेट ज़िंदगी नहीं है। यही हमने सीखा, इसको ज़िंदगी बना के बड़ा हिस्सा लेकिन यही होता है कि इसको आपको बैलेंस में लेके चलना होता है। और आई थिंक अच्छी चीज़ है कि अब इंशाल्लाह हम वापस देखेंगे ग्राउंड दोबारा, हम प्लेयर्स भी आएंगे हमारे, होपफुली ब्रॉडकास्टर्स, जो आपके अंपायर्स हैं, फैंस हैं, वो सब इसका रुख करें और पहले से ज़्यादा आई थिंक होपफुली जज्बे से आएँ ताकि मज़ा आए मैचेस को देखने का। क्योंकि अब तो लेटेस्ट स्टेज, अभी सही जो कंपटीशन था वो भी गर्म हुआ था। अभी तक कैलकुलेशन में फंसे होते थे हम हर मैच के बाद कि जी नेट रन रेट कितना हो गया, पॉइंट कितने हो गए, किसके कितने मैच रह गए, किसके साथ रह गए। तो ये तो सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है किसी भी टूर्नामेंट का, जो बैक एंड होता है। तो आई होप कि इसमें एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा ही होगी जो पहले थी। बिल्कुल मोई शाह साहब, ये बड़ा मैटर करता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कितना जल्दी फैसला लेता है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स को भी देखें तो PSL को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा अहम था कि आप फ़ौरन इसका आगाज़ दोबारा कर दें। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, आपने ये बात छेड़ दी, मैं ज़रूर इस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जिस तरह ड्रोन नज़दीक गिरा पिंडी स्टेडियम के, और मुझे पता है कि हमारी फोर्सेस बड़ा कुछ कर सकती थी, और शायद शायद माइंड में भी कोई ऐसी चीज़ आई होगी, कोई प्रेशर भी आया होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे DG ISPR साहब ने कहा कि हम जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं उससे हम दूर रहते हैं, हम सिर्फ टारगेट्स वो हिट करते हैं जो फोर्सेस के उनके टारगेट्स होते हैं, और बहुत कुछ हो सकता था। और वो जो धर्मशाला स्टेडियम खाली हुआ मिडवे, वो नॉट विदाउट एनी रीज़न, तो कुछ भी हम कर सकते थे। लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, और ये चीज़ इंडिया मेरा ख्याल है नहीं अभी तक विजुलाइज और रियलाइज़ नहीं कर सका कि ये हम चाहते तो हम बड़ा कुछ कर सकते थे। भाई आपके इस मुल्क में फिर कभी स्पोर्ट्स होती ना, लेकिन हम मतलब हमने डिसाइड किया, जो फोर्सेस ने, जो थिंक टैंक है हमारे,
जो मुल्क के हमारे चलाने वाले हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, सिविलियन को हम कोई टारगेट जहाँ कोई ऐसी बात हो, कैजुअल्टी सिविलियन की का अंदेशा भी हो, फिक्र भी हो, वहाँ नहीं करना चाहिए। और वो सारा कुछ हमने प्रूव किया। और अब मेरा ख्याल है किसी किस्म का डाउट इनके जहन में नहीं होना चाहिए कि अगर कोई किसी किस्म का आइंदा आने वाली दिनों में, सालों में, या कोई किसी किस्म का कोई ऐसा स्पोर्ट्स का इवेंट कोई ख़राब करने की कोशिश की गई तो फिर शायद इनका बहुत बुरा हाल हो। तो वो बड़ा अच्छा डिसीजन इन्होंने किया है बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि फ़ौरन ही देखें, होता है ना कि ताज़ा है आपके जहन में, वो PSL हमारे जहन में, ये एक्स जो है PSL 10 जो है हमारे जहनों में ताज़ा है कि कौन किधर स्टैंड करता है, कहाँ पेशावर जलमी खड़ी है, कहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कहाँ कराची किंग और कोयटा है, मुल्तान बाहर हो गया, बाकी पांचों टीमें इन कंटेंशन है। तो वो क्योंकि फैंस साथ चलते हैं, तो फैंस को साथ चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि जितना जल्दी हो सकता है वो शुरू करें। और विद इन अ वीक हमने देखें PSL शुरू हो गया और इंशाल्लाह होगा और सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह इसके बाद भी आगे पाकिस्तान के जो अगर बांग्लादेश आता है और सीरीज़ होती हैं, इंशाल्लाह वो सारी सक्सेसफुल होंगी। और अब मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई डाउट किसी के जहन में नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए बड़ा सेफ है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने प्रूव किया कि वो बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन अभी उसने कोई इस तरह का स्टेप उठाया नहीं उठाया। सईद मोहम्मद अवैस, बड़ा सिग्निफाई करता है कि आप वापस पिंडी से ही शुरू कर रहे हैं और अब आप 17 से 19 तारीख तक तो पिंडी में मैचेस देखेंगे, जो ग्रुप स्टेज मुकम्मल हो जाएगी और फिर एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल जो है वो लाहौर में चला जाएगा। तो ये भी बड़ा एक वाज़ेह सिग्नल है और जैसा मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप इसको जल्द से जल्द वापस नॉर्मलाइज करके शुरू करें। अच्छा अहमद भाई, थोड़ा सा इस पे शेयर करना, जब टीम्स को भेजा जा रहा था सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उधर मौजूद था। और अगर प्लेयर्स की बात करूँ, चाहे वो डेविड वार्नर की बात करें या किसी भी प्लेयर्स की बात करें, मैनेजमेंट की तो बड़ी पॉजिटिव थी। मैंने एज सच किसी प्लेयर का वो एक होता है ना कि खौफ होता है, कुछ चीज़ होती है, नहीं देखी। क्योंकि जिस तरीके से एक रात पहले, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की बात करूँ, चाहे आर्म फोर्सेस कुछ लोग वहाँ पर थे, उन्होंने जिस तरीके से इनको ब्रीफ किया था, क्रिकेटर्स को नज़र आ रहा था कि वो कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप वो जहाज़ की तस्वीर भी देखें जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको कैरी आउट किया था, बड़ी पता कुछ स्माइली पिक्चर्स वहाँ से नज़र आ रही थी, वीडियोस नज़र आ रही थी। प्रोएक्टिवनेस बड़ी तगड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उनको दुबई में ही ज़्यादातर को बताया गया था कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पहले आपको याद है UAE के अंदर होनी थी, बहुत से लोगों ने कहा कि शायद इसको आप UAE में करवा लें कहीं। और मेरा खुद भी फीलिंग थी नहीं यार, पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान में होनी चाहिए। आपको 10 साल आपने मेहनत की इस लीग को खड़ा करने में, और अच्छी बात है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। अब प्लेयर्स की बात करूं, जो 6-0 की हम बात कर रहे थे, इसलिए भी कि अभी तक अगर आप रिकॉर्ड देखें पूरी फ्रेंचाइज का उठा के, किसी प्लेयर ने बैकआउट नहीं किया। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स हैं जिनकी कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो माइकल ओवन की बात कर लें, आप बात कर लें जॉरी जोसेफ की बात कर लें, मिचेल ओवन की बात कर लें, आप अपनी फेवरेट स्पोर्ट पे चले जाते हैं बार बार, मिचेल ओवन की बात कर लें, तो इन 2 प्लेयर्स ने बैकआउट किया है। 2 से 3 प्लेयर्स हैं क्योंकि उनकी अपनी सीरीज़ हैं। मिचेल ओवन क्योंकि ऑब्वियसली उनका पता आपको वो रिप्लेसमेंट थी मैक्सवेल की, तो वहाँ पर जा रहे हैं। बाकी जितने हैं, चाहे डेविड वार्नर की बात करें, क्यों बड़ा शोर मचाया गया जी डेविड वार्नर बड़े परेशान है, वो जा रहे हैं, किसी एंगल से आपको नहीं लगा वो वापस आ रहे हैं। सबसे पहले ट्वीट ही उनकी थी, मैं वापस आ रहा हूँ खेलने के लिए। लेकिन वेस्ट टीम पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा तो ज़रूर होता है, अगर अब ऐसी ब्रेक आ जाती है तो फिर एकदम से वापस इतना आसान नहीं होता कि आप वापस उसी एक वो जो आपका, आप फॉर एग्जांपल अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लें, एक विनिंग मोमेंटम के साथ पिछले 5 मैचेस में आए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाता है एकदम से वापस कैरी करना। यार क्वेटा की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पहले अगर एडिशन से बात करूं, जब शेन वॉटसन भी रहे हैं, आपको पता है केविन पीटरसन भी रहे हैं इस टीम के साथ, एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड हमेशा वो कैरी करते हुए, लेकिन उस एज के ऊपर जाके वो स्क्वाड तोड़ते थे जहां पर पता वो एक आपने कहा ना कि एक रिदम बना होता है, आपका टूटता था स्क्वाड, वो आगे कैरी नहीं कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका एक रिदम बना हो, बीच में इतना बड़ा आपके पास एक स्पैन आ जाए, अनफॉर्चुनेटली जो भी सिनेरियो हुआ था, तो वो स्क्वाड की जो एक रिदम है टूटता है। फिर मैंने कहा ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सा स्क्वाड आखिरी मैच तक कैरी करते हैं। तो चले अनफॉर्चुनेट सीन एक बीच में हो गया, वरना स्क्वाड को कैरी आखिर तक करना, क्योंकि वो एक स्क्वाड चल रहा है। अच्छी बात है, एलेक्स हेल्स भी आ रहे हैं, फिल सॉल्ट का ये एलेक्स हेल्स बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उसके लिए, फिल सॉल्ट का आ रहा था कि शायद वो अवेलेबल हो जाए, तो प्लेयर्स का स्पैन ऑफ क्रिकेट थोड़ा सा बड़ा आपके पास ग्रुप आ रहा है। लेकिन क्वेटा की अगर बात करूं तो जो एक रिदम उन्होंने पकड़ा एंड टाइम के ऊपर, उसको कैरी करना थोड़ा सा, फिर मैं कहता हूं जब बीच में टाइम है मुश्किल होगा, इनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, PSL मैनेजमेंट, कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इतनी जल्दी आप लेके आ रहे हो। जो सना वाली बात थी, शाजी वाली बात, ये लिटरली मैं कहता हूँ जो जज्बा हमारी कौम ने दिखाया पीछे, स्टेडियम्स मुझे लगता है ज़्यादा भरे हुए आपको नजर आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम निकले बाहर, और निकलेंगे, देख लीजिएगा स्टेडियम्स आपको ज़्यादा भरे हुए नजर आएंगे। दोबारा फ़ोन आना शुरू हो जाएगा टिकट्स के लिए आपको भी।
या टिकट नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन मैं हमारी जो स्पोर्ट्स 360 की टीम है उससे दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम पॉइंट्स टेबल दिखा सकें तो हम आपको वो वाज़े सिचुएशन भी बता देते हैं जिसकी हम बात करें, क्योंकि एकदम से जैसे क्वेटा टॉप पर आया, इस्लामाबाद कुछ मैच हार गया, जिस तरह सना ने भी कहा कि अब वो कैलकुलेशंस बड़ी मैटर कर रही थी कि हर मैच जो है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट था इस PSL में, लेकिन अब और ज़्यादा उसकी जो एक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। ये पॉइंट्स टेबल है, सो थैंक यू वेरी मच टीम स्पोर्ट्स 360। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑन टॉप, जिस तरह मैंने कहा कि एकदम से विनिंग मोमेंटम आया है और वो टॉप पर हैं, फिर कराची किंग्स दूसरे पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे पे, फिर लाहौर चौथे पर, पेशावर और मुल्तान। मेरे ख्याल से पेशावर लाहौर का जो मैच है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं सनामीर ये डिसाइड हो जाएगा कौन नंबर 4 पर आएगा। बिल्कुल, आई थिंक वो लाहौर का फेट उनके हाथ में, पेशावर का फेट अपने हाथ में। पेशावर के पास ऑप्शन ये है कि उनके पास 2 मैच रहते हैं, लाहौर के पास एक ही मैच है, तो उसी मैच में वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन आगे जा रहा है। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि चलो एक मुल्तान अनफॉर्चुनेट रहा कि नहीं वो इस्तीफ़ा क्लिक कर सके, परफॉर्मेंस ही नहीं आ सकी, बाकी सारी टीमें इस वक्त कंटेंशन में। तो ये एक बड़ी अच्छा साइन है लीग के लिए कि आपके पास अभी मैचेस पड़े और अभी कोई फाइनलिस्ट आपके पास सिवाय क्वेटा के है नहीं। आई थिंक इस्लामाबाद के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, क्योंकि उनकी मोमेंटम किसी तरह वापस आ ही नहीं रहा था। तो क्वेटा का जो एक अच्छा मोमेंटम है उसको ब्रेक तो लगेगी, मे भी इस्लामाबाद इस मोमेंटम से वापस आ जाए, क्योंकि उनको थोड़ा सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल गया होगा। क्योंकि जिस तरह की शुरू का स्टार्ट उनका मिला था उसके बाद एकदम से डीरेल हो गई उनकी कैंपेन। तो आई थिंक उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। कराची बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है, ओवरऑल डेविड वार्नर की कैप्टनसी के अंदर एक डिफरेंट टीम नज़र आई है। तो आई थिंक डेफिनेटली वो दे विल बी आएंगे हम टॉप स्लॉट जो है 1 या 2 पे किसी तरह। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग हो गया, हम सोच रहे थे इस्लामाबाद को कौन हराएगा, लेकिन अब एक सिचुएशन वाजे हो गई है कि अब जब क्वेटा को कौन अब क्वेटा को कौन हराएगा, अब ये सवाल हो गया। और ये भी कि एलिमिनेटर्स के अंदर फिर कोई चांस नहीं है किसी के पास, जरूरी नहीं है कि अगर आप 6 मैचेस जीते हैं तो एलिमिनेटर में आप बच जाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक एलिमिनेटर का मज़ा ही यही है, और जो टॉप 2 में आने का आपको एडवांटेज ही है कि आपको वहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, चांसेस मिल जाते हैं कि चलो आप एक मैच हार भी जाओ फिर भी आपके पास एक चांस है। सो इसलिए हर टीम चाहेगी कि वो टॉप 2 में फिनिश करे। कराची डेविड वार्नर की तो कब से ये बात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे हैं, प्रेजेंटेशंस में, कि नहीं हमने टॉप 2 में आना। तो क्वेटा उस लिहाज से इज़ वेरी सेफ। तो उनके पास एक टाइम है, अगर थोड़ा मोमेंटम चला भी गया है दे कैन कम बैक। बिल्कुल। मोइशा साहब, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ने वाकई कॉम्बिनेशन चेंज किए, क्वेटा तो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने कहा मुल्तान अनलकी रहा है, मैं एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल से उनका मकसद लर्न करना था, वो जीतना नहीं चाह रहे थे अभी, तो वो लर्निंग वाला फेज़ अभी तक चल रहा है उनका। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाजे हो गई कि बहुत ही बुरी तरीके से मुल्तान को साइड पे लगाया। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि कुछ स्टेटमेंट्स जो बिफोर द स्टार्ट ऑफ PSL 10 जो आई ना, वो ऐसी नहीं थी कि इस तरह लगे कि ये कोई टफ टाइम देने वाला है टीम्स को, कि जी हम अगले साल पता नहीं होते या नहीं होते, हम खेलते या नहीं खेलते PSL 11 में कोई मुल्तान सुल्तान का। तो इस तरह जब आप इस तरह की बातें ऑनर्स की तरफ से शुरू हो जाएं तो आप डिमोरलाइज करते हो टीम को, वो नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो उसका इम्पैक्ट जो है सारी प्लेयर्स ने ले लिया, ज़्यादातर प्लेयर्स ने ले लिया, तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं आई जो आनी चाहिए थी। लेकिन इस बार उन्होंने छोड़ के फ्रेंचाइज दोबारा भी खरीदनी है, तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कुछ उम्मीदवार कम ही हो जाते हैं अब मुझे नहीं लगता खरीदनी है, खरीद सकते हैं, नहीं सकते, या उनका क्या प्लान है। नहीं, वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। देखें वो तो सब करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन इस तरह की बातें तब की जाती हैं कि वो वैल्यू थोड़ी उसकी डाउन हो जाए ताकि अच्छे कीमत पे मिल जाए। या आपको पता है ये तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि खरीदार कम हो जाएंगे। ये खरीदार कम हो जाए, ये इस तरह की होती हैं सारी एफर्ट्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखें ये जो 4 मैचेस हैं ना जो पिंडी होने हैं, ये हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ल्मी जीता अगर किंग से तो इसका मतलब है ज़ल्मी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं टू गो थ्रू, क्वालिफाई करने के लिए। फिर कलंदर का एक ही मैच है, अगर वो हारता है तो वो उनका तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे फिर बाहर हो जाता है। तो ये पहले मैच से ही इतना इंटरेस्टिंग एक वो जो फेस आ गया है PSL 10 में कि ये मिस करने वाला नहीं है। और वो सारा ये तरह सना ने भी कहा, ये सब इंतज़ार ये होता है कि बैक एंड में क्या होने वाला और किस तरह एक एक मैच किस तरह शेप बनाएगा। तो कोई भी टीम अब 5 में से आगे एक बाहर हो सकती है। खासकर मैं कहता हूँ कि मुश्किल जो सारा इस तरह का है ज़ल्मी और कलंदर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं आगे, और ज़्यादा चांस मुझे यही लगता है कि इन 2 टीम्स में से एक शायद आपको नजर ना आए एलिमिनेटर में, क्वालिफाई कोई आप अंदाजा कोई ज्यादा चांस किसी का लग रहा हो आपको? देखें ये जो टैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप सैटरडे वाला मैच है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ज़ल्मी को तो हर हालत में जीतना है, स्ट्रेट अवे अगर वो हारती है ना तो वहीं से फिर बाहर हो जाती है, फिर बाकी टीम्स चली जाएंगी। तो बड़ा बड़ा इनको, अब मुझे नहीं पता कि कम्बिनेशन क्या बनते हैं। असल अब क्वेश्चन है कि अब आपकी टीम के कम्बिनेशन क्या बनते हैं। 2 प्लेयर्स आएंगे, 3 नहीं आएंगे, कोई अपनी कमिटमेंट्स हैं, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनकी, किसी और किस्म की कमिटमेंट है, वो शायद सारे ना आ सकें। देखें जो आएंगे तो उसमें आपका कम्बिनेशन क्या बनता है। कोयटा का ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन था, कराची का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हो गया था। अब वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आते हैं कोयटा के लिए, नहीं आते। लाहौर के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, नहीं आते। जो बांग्लादेश के गए हैं वो भी आते हैं, नहीं आते, ये कोई पता नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अब इस वक्त आप ये एनालाइज नहीं कर सकते कि किस टीम की स्ट्रेंथ कितनी है। वो शायद एक आध दिन में जब क्लियर हो। और मैं आज भी बात कर रहा था 2 फ्रेंचाइजीज के ऑफिशियल से, तो वो यही कह रहे थे कि कल तक कोई ऐसा चांस होगा कि हमें थोड़ा सा क्लियर हम हो जाए कि किसने आने का कह दिया है, कौन सा कंफर्म है प्लेयर फॉरेन का। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो फिर हम फॉरेन प्लेयर्स को और लोकल प्लेयर्स को मिक्स अप करके फिर देखते हैं कि हर टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वीकनेसेस है, और फिर आप एनालाइज कर सकेंगे और कोई डिसीजन पे भी पहुंच सकेंगे कि कौन सी टीम के चांस ज़्यादा हैं आगे जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जो एक दिली मोहब्बत है लाहौर कलंदर से और उनके रूह रवां से, वो शायद रंग ले आए, शायद वो ना लाए, लेकिन बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे हैं लाहौर कलंदर। जितने प्रोग्राम किए सारे रिकॉर्ड लगाओ, मैंने कब कहा मेरी दिली मोहब्बत है उस टीम से भाई। नहीं, ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ पब्लिक स्टेटमेंट हो, कुछ हमें भी चीज़ें पता है, मतलब थोड़ी बहुत साफत आती है हमें भी। मैं हूँ नहीं उस टीम के साथ। नहीं, वो मैंने कब कहा आप उस टीम के साथ हैं? मैंने कहा आपकी दिली मोहब्बत उनके रूह रवां के साथ है, मैं तो किसी और तरफ इशारा यार 2 चीज़ें हैं। लाहौर की तो बात करूंगा, पहले मुल्तान की करूँ। ये मैं पहले से ही कहता हुआ आया हूँ, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, कोई उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकता कि आपके डगआउट में बैठा हो अब्दुर्रहमान भाई बैठे हैं और आप कहें कि यार टीम कॉम्बिनेशन, वसीम बैठा हो कि टीम कॉम्बिनेशन आपका कैसा बन रहा है, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स बैठे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मकाफात अमल है, जो आप बात करते हो वो आपके आगे आता है। आपने PSL से, मैं वसीम भाई उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑनर की बात कर रहा हूँ। PSL से पहले आपने बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी की, सारे मामला थे। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे नहीं पता कि उनको कितना ज़्यादा फ्री काम करने दिया जाता है। कहता है ना फ्रीडम होती है, कोच अपना हेड कोच है वो काम करता है, क्योंकि फ्रेंचाइज के अंदर कहीं ना कहीं मुदाखलत होती है अपने एक ऑनर की। जो टीम कॉम्बिनेशन आपने उतारा था वो बिल्कुल डिस्टर्ब लगता था। आपको याद हो जिन लड़कों ने आपको क्वार्टर फाइनल्स या आपको प्लेऑफ्स तक पहुंचाया था, जिसमें दहानी है, जिसमें आपके बहुत से लड़के अब्बास अफरीदी है, उन सबको आपने रिलीज़ किया। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर किस थिंक टैंक के साथ वो काम कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी की बात करें, सेम वहाँ पर ये चीज़ है, उनके पास थिंक टैंक बहुत बड़ा तगड़ा बैठा हुआ है, इंजमाम भाई वगैरह बैठे हैं, लेकिन इनको कब समझ में आएगी कि कभी भी ओवरसीज़ प्लेयर आपके लिए टूर्नामेंट नहीं जितवाता। आपका लोकल कैंडिडेट जब तक परफॉर्म नहीं करेगा आप नहीं जीतते। मुझे पता है फ्रेंचाइज क्रिकेट है, मींस बिजनेस। लड़का कहता है कि यार बड़ी प्रोफाइल का प्लेयर खेल रहा हो, क्योंकि इट मींस बिजनेस। आपने अपना बिजनेस भी तो चलाना आप मामला। बिजनेस के अलावा भी अगर आप टीम कॉम्बिनेशन देखें तो आप ड्राफ्टिंग में क्योंकि मौजूद थे, आई थिंक बहुत ही एक सेटबैक था जहां पर इन्होंने अपने 2-3 प्लेयर्स को जो है वो आगे पीछे किया, खास तौर पर खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया उनकी टीम। मोहम्मद मोहम्मद अली को देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे लिए फ़र्क था वो था मास सदाकत को ना इंक्लूड करना। देखो जब आपका मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा, आप उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे भी आप लेके आए, कैडमोर को आपने उसको पिक भी किया जबकि उसके सीजन अच्छे नहीं थे इससे पहले। आई डोंट नो कि क्या कॉम्बिनेशन ये बनाना चाह रहे थे। कंटिन्यूसली देखो तो मिडिल ऑर्डर के अंदर वो लड़का फ्लॉप हो रहा था आपके पास। माज वैसे ओपन करता है, अगर आपको डोमेस्टिक की बात हो, अंडर 19 की बात हो, बड़ा गेम चेंजर लड़का वो है। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर जिस दिन लेके आए थे पिछले मैच में, तो उसने वो एक स्टेबल इनिंग्स खेली, बाबर आजम के साथ आपको डिफरेंट नजर आ रहा था, बल्कि वो एग्रेसिव प्लेयर है, इस तरीके की इनिंग्स वो नहीं खेलता, उसने बड़ा डिफरेंट फॉर्मेट खेला। नजीबुल्ला ज़ादरान भी आपके पास बाहर बैठा था, मुझे नहीं पता कि आपने उसको भी नहीं इंक्लूड किया था। लेकिन शाजी वाली बात बिल्कुल ठीक है, अगर ये आप चले मुल्तान तो ऑलमोस्ट बाहर ही टूर्नामेंट से, अगर पेशावर की आप बात करें ऑलमोस्ट नहीं, बाहर ही हो चुकी हुई है, कह दें, खैर है कोई बात बाहर हो चुकी हुई है। लेकिन पेशावर की अगर बात करूं, देखिए पेशावर का सबसे बड़ा मसला कॉम्बिनेशन। अगले साल 2 और फ्रेंचाइजीज आ जाएंगी, 2 और मौके मिलेंगे आपको, कोई मसला नहीं। जिसके साथ मौका है वो अगले साल की टेंशन नहीं। खबर दिया वैस ने हमें। मेरी खबर नहीं दियो भाई, मेहरबानी। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करेगा इसमें। अगर फ्रेंचाइज की बात करूँ तो क्वेटा का कॉम्बिनेशन मुझे टूटता हुआ नहीं लगता। बाकी फ्रेंचाइजेस का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो आगे कैसे करें। खैर PSL तो एक पुरजोश तरीके से इसका आगाज़ 17 तारीख को हो जाएगा। 17, 18 और 19 को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप मैचेस देखेंगे और उसके बाद 19 के बाद यानी 25 तारीख तक जो है वो
क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स और फिर फाइनल जो है वो लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर आप बराह रास्त तमाम एक्शन देख सकेंगे और हम लम्हा बलम्हा आपको अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब अब आना है एक बहुत बड़ी खबर, जो एक नए हेड कोच का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ा वाज़ेह था, जिस तरह मैंने कहा कि जो स्पोर्ट्स 360 की एक ब्रेक लगी उससे पहले भी कुछ अंदेशा हो गया था कि कौन आने वाला है, लेकिन आई थिंक मेजर सक्सेस हो सकती है जिस तरीके का माइंडसेट वो लेकर आए हैं। ख़ासतौर पर ऑल्दो आई बिलीव फ्रेंचाइज और इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट है, लेकिन माइक हैसन सीम्स टू बी ऐसा ब्रेन वो हैं। लेकिन इसमें मेरा सवाल वही आएगा कि उनको अथॉरिटी कितनी दी जाएगी टीम सिलेक्शन के ऊपर, ख़ासतौर कितनी दी जाएगी और कितनी देर के लिए दी जाएगी, असल सवाल ये है। नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा, वाज़ेह है कि 6 महीने बाद, 6 महीने बाद सारे कोचेस जो इस मैनेजमेंट के अंदर आए हैं, जिनको अप्रोच किया और जिनको लाया गया, उसमें कोई शक नहीं, वो सारे बहुत अच्छे थे। गैरी कर्स्टन वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड, उनको हम लाए। जेसन गिलेस्पी की अब अच्छी कोचिंग जा रही है, पर गैरी कर्स्टन नहीं, मैं गैरी कर्स्टन की बात और माइक हैसन की बात करूंगी कि ये दोनों माइंड। आकिब जावेद का भी थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, पर बहुत सी चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आप सिलेक्टर भी बने, फिर ये भी करें, फिर वो भी करें, थोड़ा सा अब आपको उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। बट ये दो ग्लोबली जो हैं वो माने हुए कोचेस हैं। अगर आप माइक हैसन की बात करें, गैरी कर्स्टन की बात करें, तो मैं जब अपने मुल्क के लिए सोचती हूँ तो मैं एक ऐसे इंसान को सोचूंगी कि वो इंचार्ज हो जिसने ग्लोबल लेवल पर परफॉर्मेंस दे के अपने आप को मनवाया हो। सो ये दो नाम ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने ये किया, तो उसमें कोई शक नहीं है। पर अब असल चीज़ें उनको ट्रीट हम वैसे नहीं कर सकते जैसे हम किसी ऐसे प्लेयर या ऐसे कोच को हम करते हैं जो हम डोमेस्टिक में जिन बेचारों को हम ट्रीटमेंट करते हैं कि जी 4 सीज़न वो खेल के आए और उसके बाद एकदम से उनको साइड पे हटा दिया या उनसे अथॉरिटी ले ली। अगर आप गैरी कर्स्टन जैसे बंदे से अथॉरिटी लेंगे, वो आपको पूरी अथॉरिटी वापस कर देगा। सेम माइक हैसन का भी होगा कि आपको उनको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर देना चाहिए। इवन डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक कोचेस को भी देना चाहिए, पर इस लेवल के कोचेस के साथ आपको एक ख़ास तरीक़ेकार से चलना पड़ता है। इसीलिए ये फ्रेंचाइज की क्रिकेट में इतने माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक दफ़ा जब टीम सेलेक्ट हो जाती है, फिर कोचेस के हवाले मेजॉरिटी जगह पर दे दी जाती है, क्योंकि फ्रेंचाइज की अपनी एक नाम होता है जिसको उसको उन्होंने रखना होता है। तो अगर कैलिबर के हिसाब से बात करें, आई थिंक माइक हैसन इज़ अ ग्रेट चॉइस। बड़ा अच्छा फैसला है कि उनको लाया गया और इसी दौरान उनसे ये बात कर ली कि जब वो PSL में आए थे, तो ये बहुत अच्छा फैसला। अच्छा, और पहला पर्टिकुलर फोकस भी ऑब्वियसली फिर T20 क्रिकेट पर होने वाला है। T20 वाइट बॉल जो भी आपकी वनडे क्रिकेट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको वो टाइम ज़रूर दें, वो मौका ज़रूर दें कि हम उनको अथॉरिटी फुल दें भी, बैक भी करें, लेकिन फिर वो 2 से 4 सालों के लिए हो, ताकि वो कुछ इम्पैक्ट दिखा सकें। क्रिकेट जिस तरह की गेम है, आप 2-4 महीने में एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, 1-2 सीरीज़ आपकी अच्छी हो जाएंगी, जो आपके मेन फैसले हैं वो आप ठीक कर लेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक लॉन्ग रन दें, ताकि ना सिर्फ वो आपकी अभी की पाकिस्तान टीम को डेवलप करके जाएं, पर आने वाले 4-5 सालों के लिए वो आपको लिए प्लेयर्स और टीम छोड़ के जाएं। तो आई थिंक बस ये चीज़ होने की बात है। बाकी जहाँ तक कोचेस पिक करने की बात है, ब्रेन्स पिक करने की बात है, तो अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया गया था। बिल्कुल। मोइशाद साहब, क्या खबरें हैं PCB में, क्योंकि अगर ये प्रोसेस अब मुकम्मल हो गया है तो डेफिनेटली माइक के साथ इसके बैक एंड के ऊपर नेगोशिएशंस हुई होंगी, उनके माइंड में भी होगा कि पिछले कोचेस के साथ क्या हुआ है, तो बड़ा मैटर करेगा कि आप उनको क्या अथॉरिटी दे रहे हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, खास तौर पर टीम सिलेक्शन में उनको कितनी अथॉरिटी दी जाए। देखिए, एक तो 3 नाम जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे ना, उसमें एहसन का था, सकलैन मुश्ताक और अजहर महमूद का। और अब जब फॉरेन कोच आता है ना, वो इसलिए नहीं आता कि जिस तरह पाकिस्तानी कोच एक्सेप्ट कर लेता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट अवे, वो अपनी कंडीशन पे आता है। याद रखिएगा ये, और ये पहले भी इस तरह ही हुआ है, अपनी कंडीशन पे आता है कि सिलेक्शन में उसके कितना इन्वॉल्वमेंट होगी, जो स्पोर्ट्स स्टाफ होगा उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, उसका और जो मैनेजमेंट होगी, टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी। ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, फिर फॉरेन कोच आता है। और जो पहले हमारा तजर्बा रहा है पिछले अगर 1-1.5 साल में देखा जाए, गैरी कर्स्टन हुए, जेसन गिलेस्पी हुए, या एक आध उनका स्पोर्ट्स स्टाफ के और लोग हुए जो साथ आए थे और चले गए, तो अगर इस तरह की बात ये फील करते हैं फॉरेन कोचेस, तो वो नहीं आते। अब ये देखने वाली बात है कि माइक हैसन आ तो गए हैं, लेकिन वो किन शराइत पे आए हैं। क्या हमें आइंदा आने वाले दोनों में सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती नज़र आती है? क्या वो मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स स्टाफ वो सारा अपनी मर्ज़ी का लेके आएंगे? अगर मर्ज़ी का लेके आएंगे तो क्या वो एक्सेप्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? ये चीज़ें हम तो अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर हो, और उस तरह की, जिस तरह सना ने कहा, कि उस तरह की बातें ना हो कि 5 महीने बाद एक नया कोच आ जाता है, 6 महीने बाद एक नया कोच आता है। भाई, कोच आपने रखा है,
फिर उसको लंबा रन दे, कम से कम 3 साल का आपको रन देना चाहिए कि जिसमें आपकी कम से कम 2 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है, 2 वर्ल्ड कप जरूर आने चाहिए। एक वर्ल्ड कप आपका फरवरी में आ रहा है बिल्कुल, और दूसरा वर्ल्ड कप 2 साल बाद आएगा, उसके 2 साल बाद। तो ये 2 वर्ल्ड कप के लिए लाजमी अगर वाइट बॉल आपने कोच रखा है तो वो 2 वर्ल्ड कप कम T20 के होने चाहिए और एक आध वर्ल्ड कप जो आप साथ लेकिन आपने सपोर्ट स्टाफ की बात की, मैं कल भी एक और प्लेटफॉर्म पे यही कह रहा था कि आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ समवन लाइक रेहान जो है वो वापस टीम मैनेजमेंट में आ जाए। यही मैं कह रहा हूँ ना, अब मैनेजमेंट उनकी मर्जी की आएगी और उनके पास जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का थिंक टैंक है जो सारे काम कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि ये हमारे साथ आएँ और जो इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया वहाँ पे कंट्रीब्यूशन उनकी आनी चाहिए। अब उसमें मुझे नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है, ये अभी तक मैं आज भी बड़ी कोशिश की है, मैंने कहा थोड़ा Disclose बहुत मुझे नहीं पता हुआ। लगे कि डिस्क्लोज हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता लग जाए कि मैं टीवी का प्रोग्राम है या अपनी स्टोरी के लिए उसको कुछ देख सकूं। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता लगा कि ख़ासकर जो आपके चेयरमैन साहब हैं उनके साथ उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या वो अपना सारा स्पोर्ट्स स्टाफ लेके आ सकते हैं, सिलेक्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, एक को सिलेक्टर होंगे या टोटल सिलेक्शन कमेटी उनके अंडर होगी या फिर वो उनकी कम से कम सिलेक्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ये सारा देखने वाली बात अच्छा, है। लोग ये भी सवाल करें कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी। और साथ जी बिल्कुल एग्जैक्टली साथ, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब ऐसा कोच आता है ना, वो अपनी मर्जी के 1-2 प्लेयर जरूर लेके आता है। अब आप नहीं ख्याल कर सकते कि ये शादाब खान को बाहर ड्रॉप करेंगे, ये लेके आएंगे ही आएंगे शादाब खान को, क्योंकि 1-2 इनकी मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ और उन्होंने उसमें ये कहा कि शादाब खान ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि एक पुल का या ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन आपकी बैटिंग लाइनअप और आपकी बॉलिंग लाइनअप। अब वो ये चीज़ें जो है ना, ये कल कम्प्लिकेशन न करे, अल्लाह न करे कोई इस तरह की बात हो, तो इस तरह की बातें फिर आने वाली है। बाकी सिलेक्टर क्या कहेंगे शादाब खान के बारे में, क्या उनका मतलब है कि जहन क्या बनता है कि ये इनको टीम में कहाँ तक इनका एक आना चाहिए, हिस्सा क्या रोल होना चाहिए। फिर देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हो सकता है कल वो कहें कि शादाब खान को आप कप्तान बना दें, या कप्तानी के तो 2 उम्मीदवार हैं उस टीम में। वही ना, 2 उम्मीदवार हैं, दोनों हो गए ना, हैं, एक सलमान अली आ आगा हो गए गए चले और वो हो गए। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये कहाँ तक उनकी डीलिंग हुई है, कहाँ तक उनका मानी जाएगी, कहाँ तक नहीं मानी जाएगी, ये देखने वाली बात है और ये विद द टाइम आपको पता वैसे ये तो खैर 2 कप्तानी के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन जहाँ तक बातों की हद तक हम रहे हैं तो बातें तो और भी बड़ी हो रही हैं कि शायद T20 की बाकायदा कप्तानी चेंज हो जाएगी, बाकायदा बात की जा रही है। देखें, अभी तक तो सलमान अली आगा का नाम आ रहा था, लेकिन मुझे खुद भी फील होता है T20 की कप्तानी सलमान से जाती रहेगी। शायद वाइट बॉल क्रिकेट के ले रहे हैं, लेकिन T20 की कप्तान आपको चेंज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हैसन की बात करूं तो एज सच इतना बड़ा सैम्पल साइज नहीं है कोचिंग में। न्यूजीलैंड को आई गेस 6 साल में कोचिंग की है, 2015 का फाइनल्स खेले थे। उसके अलावा हाँ, इनकी ज़्यादा जब इनको मुझे ज़्यादा पजराई मिली थी अर्जेंटीना वाले में, क्योंकि अर्जेंटीना डिवीज़न 7 खेल रही, उसको जितवा के डिवीज़न 6 में लेके आए थे ICC क्वालिफायर्स में। तो अर्जेंटीना हो गया, केनिया होगी, न्यूजीलैंड एज सच बड़े सैम्पल साइज आपको मिलते नहीं, लेकिन जिस टीम के साथ भी रहे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है ग्रेजुअली। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके सामने है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही लगता है जो इस वक्त स्टाफ उनके पास मौजूद है, चाहे वो फॉरेन एक्सपर्ट्स की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट में जो बैठा है वही मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी होगा। लेकिन राइटली पॉइंटेड, जैसे दोनों ने कहा कि यार कोई भी कोच आ जाए उसके पास जादू की छड़ी है नहीं कि आप कहो कि बांग्लादेश सीरीज़ या अगली सीरीज़ में आके वो एकदम चेंज कर देगा। हर चीज़ आपको टाइम देना पड़ेगा। पता है टाइम है नहीं आपके पास, एशिया कप सर पे, आपके फिर T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन वो ज़्यादा रेट शादाब खान के बाद आपको पता है साहिबजादा फरहान को बहुत रेट करते हुए हैं। वो बात हमेशा उसके बारे में करते हैं कि कितना ये पिंच हिट आपको फ़ायदा दे सकता है, भी मैटर करती हैं, पोजीशंस भी। लेकिन जो पाकिस्तान टीम का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास 2 होंगे। वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, T20 में आप 8वें नंबर पर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ODI क्रिकेट के अंदर आप 7वें नंबर पर हैं। उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे पता नाम तो आ रहे हैं, अली की बात कर लें जो यंगस्टर है, उसके अलावा मास की जैसे मैंने बात की कि शायद उनको पाकिस्तान टीम में चांस दिया जाएगा। उस ब्रिज को पाकिस्तान टीम और इस PSL के जो बीच में जो ब्रिज है उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा इनके लिए। बिल्कुल चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, आपने भी कहा कि बड़ा मैटर करता है कि आप टाइम कितना देते हैं और टाइम के साथ अथॉरिटी भी मैटर करती है। अब ऑब्वियसली जिस तरह के वो कोच हैं, थोड़ा सा हम उनके माइंडसेट को एनालाइज करें तो वो फिर बात वही है कि वो डेटा और वो नंबर्स में बड़ा बिलीव करते हैं। तो उसकी बेसिस पे फिर अगर वो कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं तो चाहे वो कौम को पसंद हो ना हो, वो करनी पड़ेगी फिर आपको। देखिए ऑब्वियसली अगर आपको अभी आप 7वें 8वें नंबर पे हैं किसी वजह से हैं और उसको आपको बदलना पड़ेगा, और ये ऐसे टाइम पर आ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर कोई पर्सनल प्रेशर होगा।
क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं रही कि जिसको आपको खतरा हो कि भाई ऊपर नीचे ना हो जाए। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है जिसमें आपने लेके ही ऊपर जाना है। तो उसमें एक आध फेलियर भी आ जाए तो आप एज अ कोच या एज अ कैप्टन भी इतना परेशान नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा आसान टाइम होता है मेरे नज़दीक। जब किसी टीम का डाउनफॉल आता है, वहाँ से टीम को उठाना फिर भी ईजियर है रादर देन एक टीम बहुत अच्छा पीक करी और उसको वहाँ मेंटेन करना। असल बात आपकी मेंटेनेंस की होती है। पीक तो आप कर जाते हैं, पीक तो करवा देंगे ये भी इंशाल्लाह, हमें नज़र आएगा कुछ अरसे के अंदर जब आप सही डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की मिसाल देख लें कि पहले 6 मैच उन्होंने पीक किया, अब वहाँ पर रहना मुश्किल है। इसी तरह क्वेटा ग्लेडिएटर्स का वहाँ रहना मुश्किल है। तो आई थिंक वो जो कल्चर डेवलप करना होता है कि आप जब अपने गोल्स अचीव करते जाते हैं फिर आप अपने आप को चैलेंज कैसे करते हैं, या अगर हमारे बैटर्स ने परफॉर्मेंस शुरू कर दी डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में तो अब उससे आगे कैसे लेके जाना है। तो वहाँ पर प्लेयर को कन्विंस करना कि अपने आप को अभी भी तुमने चेंज करना है और क्या चीज़, वो चीज़ बड़ी टेक्निकली मुश्किल हो जाती है एट टाइम्स। और आई थिंक वहाँ पर ज़्यादा चैलेंज नज़र आएगा कि हम किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। और आई थिंक जिस तरह बांग्लादेश की मुझे याद है कि शायद वनडे भी इंक्लूडेड थे पर बाद में 5 T20 की सीरीज़ कर दी, तो वहाँ से एक नज़र आ रहा है कि एक बहुत क्लियर कट आपकी मैसेजिंग नज़र आ रही है कि आपने उस फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप है आपका सारा फोकस उसके ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे पहले अपने T20 कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो वो भी एक चीज़ डायरेक्शन नज़र ज़रूर आती है। और आई थिंक ये ठीक चीज़ है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स को अलहदा करें और उसके हिसाब से आप कोचिंग स्टाफ भी लाएं और अपनी जो स्केड्यूल की प्लानिंग है। लेकिन आप ये नॉर्मल बना नहीं सकते कि हमेशा आप वो दुनिया का आखिरी मुल्क हो जो टूर्नामेंट से कुछ वो डेडलाइन से पहले ही टीम अनाउंस करे। अब तो आपको कम से कम भी 6 महीने पहले शोर होना है। देखिए अभी भी हम समझे 1 साल पीछे हैं, क्योंकि अगर जिन टीम्स के साथ कोच 2 साल से हैं ऑलरेडी और वो अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें तो वो हमसे 1-2 स्टेप आगे रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर बाकी कुछ ममालिक में देख लें, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीतता है तो वो लोग अपनी रिटायरमेंट्स नहीं उन्होंने अनाउंस जब किए हैं, किस फॉर्मेट पे किए क्या है, तो अब एक क्लियर पिक्चर सारी दुनिया को पता है कि भाई ये प्लेयर इस फॉर्मेट पे रहेगा, ये प्लेयर इस फॉर्मेट पे नहीं रहेगा। हम अभी किसी उस जगह तक पहुंचे नहीं है, ना एज प्लेयर्स पहुंचे ना एज ऑफिशियल्स पहुंचे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी क्लैरिटी अपने विजन की आए और होपफुली ये जब आएंगे तो ये वो क्लैरिटी किसी तरीके से पूरे सिस्टम के अंदर लेके आए। अच्छा अहमद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी इसमें ऐड कर दूँ। देखिए हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलना है, बिल्कुल, और ओलंपिक की कट ऑफ डेट होती है 1 साल पहले। ये नहीं है कि आप 6 महीने पहले वो मतलब है कि वो टीम्स 1 साल पहले कम से कम कट ऑफ डेट होती है। मतलब है यू हैव टू बी इन टॉप 6 टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स बोथ इन मेन एंड वुमेन क्रिकेट। तो आपको T20 में वो अपना जो टॉप 6 वाला लेवल है और वो उसको रिस्क में लाने के लिए आपको टॉप 4 टीम्स में टॉप 5 टीम्स में हर वक्त रहना पड़ेगा अगले साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर। तो वो भी चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। फ्लोरेंस उन्होंने लॉस एंजलिस में ओलंपिक होनी है और फ्लोरेंस में ये सारे जो क्रिकेट के मैचेस हैं वहाँ पे होंगे। तो वो उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये सारी एक्रीडेशन प्रोसेस वगैरह ये सारा सिस्टम जो होता है ओलंपिक के लिए खासकर ये 1 साल पहले फाइनल हो जाता है। बिल्कुल, तो 1 साल पहले ऑर्गेनाइजर को ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पता लगना चाहिए कि टॉप 6 की मेन टीम्स कौन सी हैं और टॉप 6 की वुमेन टीम कौन सी है। तो वो चैलेंज भी माइक हसन को एक दरपेश है, मतलब वो चैलेंज भी उनको टेक ऑन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस तरह तैयार किया जाए कि पाकिस्तान कम से कम ये 1 साल के बाद टॉप 5 में हर वक्त खेलता रहे, रिटेन करे अपनी पोजीशन, ताकि मसला कोई ना बने कल ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। मोई शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे। वैसे आपको बहुत शुक्रिया सर अमीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि मैं किसी भी कोच पर तब यकीन करूंगा जब वो 6 महीने का टाइम पीरियड गुजर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में हमने यही देखा कि 6 महीने बड़े ख़तरनाक है किसी भी कोच के लिए। लेकिन नॉनदलेस हम बहुत पुरुमीद है। मेरे ख्याल से जो माइंडसेट वो लेकर आ रहे हैं अगर वो वाकई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाता है तो यकीनन बेहतरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।